चलिए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं हम, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो ध्यान से करा, बहुत सिंपल है और नॉर्मली इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अभी तक हमने किया था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर हैं, चेयर बना रहे हैं, पेन बना के बेच रहे हैं, कार बनाकर बेच रहे हैं, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये सब प्रॉफिट मेकिंग होती हैं। राइट भाई, ये सब क्या होती हैं? प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। इनको बोलते हैं हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इनका पर्पस क्या होता है? या तो मैन्युफैक्चरर करते हैं, या फिर ट्रेडर होते हैं, या फिर सर्विस देते हैं। राइट, या तो गुड्स बनाकर बेचते हैं, जैसे डूरियन कंपनी हो गई, है ना, चेयर बनाकर बेच रहे हैं, फर्नीचर बनाकर बेच रहे हैं, या फिर जस्ट ट्रेडर हो गए, खरीदा बेचा। ठीक है, या फिर सर्विसेज देते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, राइट, ये तीनों में कोई भी बात करें हम तो इनका बेसिक पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। इनका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट मोटिव, है ना। अब अगर ये सोल प्रोप्राइटर हैं तो सारा प्रॉफिट अपने घर ले जाते हैं, पार्टनरशिप है तो पार्टनर में बांटते हैं, कंपनी है तो अपने मेंबर में डिविडेंड के तौर पे बांट देते हैं। ठीक है, राइट। दूसरी आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। इनका पर्पस नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता इनका पर्पस। इनका पर्पस होता था जस्ट टू प्रोवाइड द सर्विसेज, जस्ट टू प्रोवाइड द सर्विसेज। इनका पर्पस होता है कि हम इकोनॉमिक सर्विसेज दें, सोशल वेलफेयर करें, समाज सेवा करें। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए ये संस्थाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनी नहीं होती हैं ये। इनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी, ठीक है, या क्लब। दे आर नॉट कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर कंपनी। ये कंपनी नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ना ही सोल प्रोप्राइटर होते हैं, ना ही पार्टनर्स होते हैं। ओके, दे आर नॉट पार्टनर्स, they are not partnership, not company, not sole proprietor business। ये आपका एमसीक्यू में कवर हो जाएगा कि अगर मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स की एक कंपनी है जिसका पर्पस नॉट टू अर्न प्रॉफिट है तो वो नहीं होगा, कंपनी नहीं होती है। ठीक है, बेसिकली सोल प्रोप्राइटर नहीं होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोसाइटी बनाते हैं, या फिर हम क्लब कहते हैं। जैसे आपके फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो गए, है ना, कॉलेज हो गए। ठीक है, नहीं पर्पस देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मत समझना यहाँ पर। पब्लिक स्कूल भी इसी में आते हैं, रजिस्टर्ड, तो उनका पर्पस यही होता है कि वे नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, कॉलेजेस हो गए, क्लब हो गए, क्लब जैसे जिम क्लब हो गए, जिम। ठीक है, कोई भी ऐसा क्लब जो सोशल वेलफेयर के लिए होता है, कि भाई उनका पर्पस है कि लोगों की सेवाएं करना। कि भाई ठीक है, हमने क्लब बना लिया, क्रिकेट क्लब बना लिया, ठीक है, जिम क्लब बना लिया, कि भाई हम चलो कुछ लोग मिलकर एक क्रिकेट क्लब बनाते हैं, कि भाई यहाँ पर बच्चे आकर क्रिकेट सीखेंगे, यहाँ पर आके स्पोर्ट्स सीखेंगे, तो ऐसा स्पोर्ट्स क्लब बन गया। राइट, या कुछ वेलफेयर क्लब भी होते हैं कि भाई समाज में जो भी गंदगी है उसको साफ करते हैं, जितने भी नदी नाले हैं इनके आगे गंदगी होती है, इनको साफ करने का हमारा पर्पज है, तो वो एक हम क्या करते हैं, सोसाइटी टाइप बना लेते हैं। ठीक है, तो स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, क्लब हो गए, मंदिर की संस्थाएं हो गई। ठीक है, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा, चर्च। राइट, ये ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटीज, इनका बेसिक पर्पस क्या होता है? नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, जस्ट टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द पब्लिक। राइट, तो इनके क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। इनके क्या होते हैं? दे फॉर्म द मेंबर्स, ये अपने मेंबर्स बनाते हैं, जिनको डोनर भी कह देते हैं हम। ओके, अब नॉर्मल जो हम प्रॉफिट मेकिंग वाली बात करते हैं,
ये अपने एनुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ये एनुअल रिकॉर्ड्स कौन कौन से मेंटेन करते हैं? ट्रायल बैलेंस, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। पर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है, पर वो भी एनुअल रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है जा रहा है, तो वो अपने मेंबर को ट्रांसपेरेंसी तो रखेंगे ना कि देखो इतना पैसा आया इतना पैसा गया, है ना। क्योंकि जब तक वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो लोग डोनेशन कैसे देंगे? वो तो फिर ये समझेंगे यार ये तो इन्होंने तो कमाई का धंधा बना रखा है, पता नहीं पैसा कहां जाता है। तो उनको विश्वास में रखने के लिए, नहीं नहीं आप जो पैसा दे रहे हो, जिस पर्पस के लिए दे रहे हो, हम उसी पर्पस के लिए खर्च कर रहे हैं, देखो इतना आ रहा है इतना जा रहा है ना। भाई मान लो हम किसी एक सोसाइटी में रहते हैं, वहां मंदिर है, तो उस मंदिर में एक संस्था बना रखी है, ठीक है, उस संस्था में हमने क्या कर रखे हैं? प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, कैशियर है। तो उस मंदिर का काम क्या है? लोगों से डोनेशन लेना और मंदिर के कामों पर खर्च करना। तो उनको साल के अंत में बताना पड़ेगा कि इस साल लोगों ने इतनी डोनेशन दी और हमने यहां यहां खर्च करी, और ये हमारी ये भी एसेट्स है। यानी एनुअल रिकॉर्ड तो बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो लोगों को रहेगा यार ये मंदिर कमेटी तो उन्होंने धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया, पैसा आता जाता कहां है? तो लोगों का विश्वास ही नहीं होगा, तो फिर लोग डोनेशन ही नहीं देंगे, तो वो संस्था ही खत्म हो जाएगी। तो संस्था को रेगुलर चलाने के लिए हमें एनुअल रिकॉर्ड्स तो बनाने ही पड़ेंगे ना, तभी तो लोगों का विश्वास हम जीत पाएंगे, ठीक है। तो हम यहां पर एनुअल रिकॉर्ड्स कौन से बनाते हैं? यहां बनाते हैं हम एनुअल रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्यों बनाते हैं? टू एंश्योर दैट द डोनर हैव फेथ दैट वी हैव रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड एज पर द रूल्स, ठीक है। तो हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं? देखो ध्यान से, एक बनेगा हमारे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट बनेंगे बेसिकली हमारे पास, राइट। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है हमारे पास, वो बनेगा हमारे पास लाइक कैश बुक। ये बनेगा जैसे कैश बुक बनती है, रिसिप्ट जितना पैसा आया जितना गया, ठीक है। ये बनेगा लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। ये जैसे बैलेंस शीट बनती है, यूजुअल बैलेंस शीट वैसी बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, थर्ड होगा बैलेंस शीट, ठीक है। कलर हो गया, नोट कर लिया? चलो अब ध्यान से देखो, जो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट किया था कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहा था ना ये बेस है, एग्जाम में 5 नंबर का तो आता ही है, पर ये पूरे सब्जेक्ट में पूरे टॉपिक में रिलेट होगा। अब यहां इसका मेजर रोल आएगा, पूरे टॉपिक में वो रोल प्ले करेगा, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले बनेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। बिल्कुल कैश बुक की तरह, ठीक है। टू बैलेंस बीडी, जितना कैश का ओपनिंग बैलेंस है वो आ जाएगा, जितना कैश का ओपनिंग बैलेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। जितनी भी एक साल में, ये हम साल भर का बनाते हैं, जितनी भी एक साल में कैश रिसिप्ट हुआ, जितना भी एक साल में कैश रिसिप्ट हुआ वो सारा आ जाएगा, ठीक है। टू कहां से रिसिप्ट होगा? मतलब मेन क्या आएगा इसमें? ऑल रिसिप्ट्स, है ना। हमने कोई फर्नीचर बेचा, सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। कुछ भी हमारे पास पैसा आया, ठीक है, डोनेशन आई,
समझ गए। एंट्रेंस फीस आई, ये एक एक आइटम अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होती हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है किसी भी फॉर्म में, सब्सक्रिप्शन, एंडोजमेंट फंड, जो भी पैसा आ रहा है किसी भी फॉर्म में आ रहा है मेरे पास, ठीक है, राइट, किसी भी तरीके से मेरे पास पैसा आ रहा है, राइट। रेंट रिसीव हो रहा है, हमने कोई अपनी बिल्डिंग किराए पर दी, ठीक है, बैंक में मैंने एफडी कराई, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, ओके, किसी भी फॉर्म में पैसा आ रहा है, राइट, वो सारा हमारे पास इधर आ जाएगा। ये मैं अभी आपको टर्म एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या होती है, ठीक है। लीजिए से जो भी पैसा आ रहा है वो सारा इधर आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो, रॉयल्टी हो, जितनी भी पेमेंट हुई, ये सारा रिसिप्ट्स, और यहां सारी पेमेंट, ऑल रिसिप्ट्स ऑल पेमेंट, बस इतनी सी बात समझनी है इसमें तो, ठीक है। मैंने कुछ भी पेमेंट करी है, राइट, मैंने बिल्डिंग खरीदी, बाय बिल्डिंग, परचेज, ओके, स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी परचेज, ओके, कंप्यूटर खरीदे, कंप्यूटर परचेज, जो भी मैंने पैसा दिया, ठीक है, मान लो कोई हमने सैलरी पे करी, ठीक है, ऑनोरोनियम, ये भी समझा रहा हूं वर्ड्स क्या होते हैं, जो भी मैंने पेमेंट करी है सारा का सारा खर्चा यहां आ जाएगा, टोटल रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट, ये आ जाएगा मेरे पास बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस, राइट, ठीक है। दूसरा, अब ध्यान से सुना जरा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब मुझे ना बाइफरकेट करना होगा कि इन रिसिप्ट में ना कौन सा रिसिप्ट का अमाउंट, ये इनफ्लो है सारा, ये ध्यान रखना, ये सारा क्या है, इनफ्लो है, और ये क्या है, आउटफ्लो है, ये सारा मेरा आउटफ्लो है, ओके। अब मुझे ये बाइफरकेट करना है कि इनफ्लो में कौन सा इनफ्लो रिवेन्यू नेचर का है, कौन सा कैपिटल नेचर का है, ठीक है, कौन सा आउटफ्लो कैपिटल नेचर का है, कौन सा रिवेन्यू नेचर का, ये हमें देखना है, राइट। तो जो भी खर्चा या जो भी रिसिप्ट हमारी रिवेन्यू नेचर की है, अब हमें क्या करना है, देखो, इनफ्लो को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, एक तो हो गया रिवेन्यू नेचर का और एक हो गया कैपिटल नेचर का, ठीक है। आउटफ्लो में सेम, जो पेमेंट, आउटफ्लो का मतलब जो पेमेंट, इसमें बाइफरकेट करना है कि सर रिवेन्यू नेचर कौन है और कैपिटल नेचर का खर्चा कौन सा है, राइट। अब एक बार रिपीट, जो रिसिप्ट या जो खर्चा करंट पीरियड में बेनिफिट दे, है ना, जिसका लाभ मैं वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए उठा सकूं वो रिवेन्यू नेचर, और जिसका लंबे समय के लिए मैं डिराइव करूं वो हमारी कैपिटल नेचर, राइट। मान लो आपने कार खरीदी, है ना, तो कार का बेनिफिट तो लंबे समय तक उठाओगे, कैपिटल नेचर है, बट उसमें पेट्रोल तो हर महीने डलवाओगे,
है ना। तो पेट्रोल का बेनिफिट, आपने एक बार पेट्रोल डलवा लिया तो क्या 10 साल चलेगी? एक महीना चलेगी मुश्किल से, अगर फुल भी करवा लिया तो अगले महीने फिर डलवाना पड़ेगा। तो पेट्रोल का खर्चा रेवेन्यू नेचर, यही तो मतलब हुआ। आपने मोबाइल खरीद लिया तो मोबाइल हमारी एसेट्स बन गई, कैपिटल है, ठीक है। रिचार्ज बार बार करवाओगे तो रिचार्ज का खर्चा रेवेन्यू नेचर का, ये तो हुआ। आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ली है ना, तो उसका जो किराया दे रहे हो तो हर बार दे रहे हो, तो वो रेवेन्यू नेचर का हो गया। बिल्डिंग खरीद ली तो वो आपकी एसेट्स बन गई, तो उसका तो बेनिफिट आप लंबे समय तक उठाओगे, यही तो मतलब हुआ। अगर कोई पुरानी बिल्डिंग ली है, उस पर व्हाइट वॉश करवा रहे हो पहली बार, तो वो कैपिटल नेचर है, ध्यान है ना। अगर कोई बिल्डिंग किराए पर ली है या खरीदी भी है, पहली बार व्हाइट वॉश करवा रहे हो तो वो मेजर रिपेयर में आ जाती है, वो कैपिटल नेचर। पर अगर हर साल में एक बार करा रहे हो, बार बार रिपीट करवा रहे हो उसके बाद, तो वो रेवेन्यू नेचर का है ना। मशीन के पार्ट्स पूरे चेंज करवा रहे हो, ओवरऑलिंग करा रहे हो, तो वो कैपिटल नेचर है ना। और अगर आप रिपेयरिंग करवा रहे हो, जस्ट तो सर्विस करवा रहे हो, तो वो रेवेन्यू नेचर है, राइट। कोई टेम्परेरी शेड बनवा रहे हो तो वो कैपिटल नेचर है, राइट भाई। तो ये हमारा नेचर होता है, ठीक है, क्लियर बात। तो वो हमें देखना है। तो जितना भी हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा वो जाएगा कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल वाले बैलेंस शीट में। पीएल तो बनता ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद बनाओगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, डेबिट में क्या लिखेंगे हम? जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं और जितने भी हमारे इनकम्स हैं। पर ये ध्यान रखना, कौन से नेचर की हम खर्चे दिखाएंगे यहां पर, और कौन से नेचर की इनकम? रेवेन्यू। क्लियर है पार्ट। अब जो भी हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जो भी हम क्या ले रहे हैं? सब्सक्रिप्शन। अभी बता रहा हूं, इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। एंट्रेंस फीस ले रहे हैं, है ना, डोनेशन ले रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो ये सारे पैसे जो रेवेन्यू नेचर के आ रहे हैं वो इधर आ जाएंगे हमारे पास। और जो भी मैं खर्चा कर रहा हूं, ठीक है, रेंट पे कर रहा हूं, मान लो मैं ये टूर बाई कर लेना, रेंट पे कर रहा हूं, ठीक है, सैलरी पे कर रहा हूं, राइट, है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है। या ध्यान रखना, कोई डेप्रिसिएशन में चार्ज कर रहा हूं, ये, हाँ जी, ये सारे हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से आएंगे, समझ गए। पर डेप्रिसिएशन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होता, वो अलग से दिया होगा, ठीक है। तो ये सारे खर्चे रेवेन्यू नेचर के, ठीक है। अब अगर मेरे पास रिसिप्ट्स जो रेवेन्यू नेचर की थी वो सरप्लस है, ये सारे रेवेन्यू नेचर के, ध्यान रखना, ये सारे कौन से हैं? रेवेन्यू नेचर के। रेवेन्यू नेचर का मतलब जिसका बेनिफिट मैं वेरी शॉर्ट पीरियड यानी करंट पीरियड में उठा सकूं। रेकरिंग नेचर, रेकरिंग नेचर जो बार बार होते हैं, और ये भी रेवेन्यू नेचर। तो अगर मेरे पास इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो मैं उसको डू नॉट कॉल इट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट मेंबर में बटेगा, प्रॉफिट सोल प्रॉफिटर घर ले जाएगा, पार्टनर्स बांट लेंगे, कंपनी डिविडेंड के तौर पे बांटेगी, ये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। ये हमारा सरप्लस कहलाता है, ये हमारा सरप्लस कहलाता है, राइट। तो ये हम ऑर्गेनाइजेशन में ही रखते हैं, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस टू द मेंबर, क्योंकि हमारा पर्पस सर्विसेज देना है, लाभ कमाना नहीं है, ठीक है। तो जो लोग बेसिकली हम कहते हैं यार अपनी सर्विस से रिटायर हो गए, अब उनको लगता है कि समाज सेवा के लिए काम करें, है ना, तो वो लोग ये संस्थाएं खोल लेते हैं। तो जो भी उनके पास पैसे आते हैं
वो खर्च करने के बाद जो बच जाते हैं वो आगे के लिए काम आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट, ये हो गया ना। हाँ देखो, बैलेंस शीट, हाँ जी, जितनी भी हमारे पास एसेट्स होंगी जो हमने खरीदी होंगी और जो कैरी फॉरवर्ड है ना, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन करके, फर्नीचर है ना, माइनस डेप्रिसिएशन करके, कंप्यूटर, नेट, ये जो करंट ईयर में हमने खरीदी होंगी वो पेमेंट साइड में होंगी तो वो यहां पर आ जाएंगी। ओके, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस, ध्यान रखना। ओपनिंग कैपिटल, उसको बोलते हैं कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग, उसे बोलते हैं हम कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग। ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर निकाल लोगे या दिया होगा, इसमें इस साल का सरप्लस जोड़ दोगे, डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे, तो ये कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। और अगर कोई रिसिप्ट साइड में कैपिटल नेचर की है तो हमारी लायबिलिटी बन गई, वो यहां आ जाएगा, जैसे एंडोर्समेंट फंड। जो रिसिप्ट साइड में हमारे पास कैपिटल नेचर की आ रही हैं, अच्छा एक मिनट इसको रिपीट, जो रिसिप्ट साइड में कैपिटल नेचर के रिसिप्ट्स हैं वो यहां आ जाएंगे क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। अब जितना कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा वो या तो दिया होगा, नहीं तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर निकलेगा, पिछले साल की बैलेंस शीट। ठीक है, तो इतनी कैपिटल हमारे पास शुरू में थी, इस साल मैंने कितना सरप्लस कमाया वो जुड़ जाएगा। डेफिसिट तो माइनस हो जाएगा, डेफिसिट का मतलब हो सकता है मेरे खर्चे ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम हो। ठीक है, राइट। कोई ऐसी एंट्रेंस फीस जो कैपिटलाइज करनी हो, या लाइफ मेंबर्स, या लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। अब एक एक करके हम टर्म समझते हैं, जरा नोट कर लिया। सबसे पहले टर्म और फिर आगे, हो गया ना। चलिए अब बेसिक टर्म्स कौन कौन से आएंगे इसमें। सबसे पहले टर्म आती है हमारी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देखो ट्यूशन क्लासेस ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। ठीक है, अब मान लो हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया जो, ठीक है, उसमें आप वो कह देते हैं कि भी ठीक है वो तो सबके लिए फ्री है। सपोज हम कोई ऐसी क्लासेस बनाएं, ठीक है, जिसमें आपको ये कहें कि आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन देना है, पर मंथ सब्सक्रिप्शन देना है, यानी हर महीने की फीस देनी है, तब हम आपको वो क्लासेस का बैकअप देंगे, है ना। तो वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू नहीं चला, क्योंकि वो बार बार आएगा, वो बार बार आएगा, राइट। जैसे कोई क्लब बनाया, क्रिकेट क्लब बनाया मान लो, तो उसमें हमने मेंबर बना लिए कि अच्छा भाई तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो या तुम्हारे बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ये स्पोर्ट्स क्लब है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट एक्टिविटी भी होती है मान लो, है ना, जिम भी है मान लो, स्विमिंग भी है, बैडमिंटन भी है, टेबल टेनिस भी है, सारे स्पोर्ट्स होते हैं इस क्लब के अंदर। हमारे पास 1000 गज की जगह है, तो हमने क्या करा कि भाई आपको क्या करना है, खेलना है तो रोज सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप आ सकते हो, इस टाइम पर आप आ सकते हो, पर उसके लिए आपको हर महीने आपको यहाँ की फीस देनी होगी, क्योंकि खर्चे भी तो होंगे। अगर आपको फ्री में दे देंगे तो ये खर्चे कैसे पूरे करेंगे, इसकी साफ सफाई है, यहाँ पे और भी लोग काम करते हैं, सबकी मेंटेनेंस है, फिर टूट फूट होती रहती है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस है ना, तो वो खर्चे कहां से करेंगे। तो आप सुविधा ले रहे हो तो एक सामान्य सा शुल्क आप दे दो हर महीने, तो जो सामान्य सा शुल्क हम आपसे लेंगे हर महीने वो क्या कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वो हो सकता है आप साल भर का दे दो, वो क्वार्टरली दे दो, तो वो शुल्क जो आप उस संस्था की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए देते हो, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। समझ में आ गई।
तो किसी भी संस्था को ज्वाइन करने के लिए, उसकी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जो एवरी पीरियड में आप पे करते हो उसके मेंबर बनने के लिए, वो क्या कहलाता है? सब्सक्रिप्शन। तो नॉर्मली ये रिवेन्यू नेचर का होता है क्योंकि ये बार बार आता है। टर्म समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या होता है? एक तरह से मेंबरशिप फीस, ठीक है, टू अवेल द फैसिलिटी, टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ क्लब सोसाइटी। हाँ जी, इट इज टू बी पेड बाय मेंबर्स, पेड बाय मेंबर्स टू क्लब और सोसाइटी। तो ये हमारी रिसिप्ट होती है, ठीक है। और कौन से रिसिप्ट होती है? रेवेन्यू नेचर की, क्योंकि ये हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल आती है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? एक स्पोर्ट्स क्लब है ना, तो उसमें आपको जाकर स्पोर्ट्स क्लब की सुविधाओं का लाभ उठाना है, तो आपको उनकी फीस देनी होगी क्वार्टरली, हर महीने या साल भर की। तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल क्लियर है? सेकंड, एंट्रेंस फीस। ठीक है, हाँ जी, मालूम एंट्रेंस फीस क्या होती है? जैसे कभी आप चिड़ियाघर गए हो, है ना, कोई, समझ गए? तो वहां पर जाने से पहले गेट पर क्या करते हैं? लो भाई, आप चिड़ियाघर देखने के लिए आए हो तो आपको टिकट लगेगी 100 रुपए की, यानी एंट्री करने की फीस लगेगी, ठीक है। तो वो कहलाती है एंट्रेंस फीस। किसी भी जू में जाओ, किसी भी पार्क में जाओ, किसी गार्डन में जाओ कि भाई ये एक बहुत सुंदर गार्डन है तो यहां पर मुझे घूम के आना है ना, तो वो वहां की एंट्रेंस फीस लेते हैं। सर एक बार बताओ, गार्डन तो पब्लिक के लिए ओपन है, उसमें वो क्यों ले रहे हैं? भाई वो गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, उसमें खाद पानी रोज डालते हैं, तभी तो वो सुंदर बन रहा है ना। अगर वो खाद पानी रोज मेंटेन नहीं करेंगे, है ना, उसकी घास मेंटेन नहीं करेंगे, वहां पे 10 लोग नहीं रखेंगे, तो वो आपके देखने लायक नहीं बनेगा भाई। वहां पे तो दूसरे पब्लिक, वहां पे तो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं या कुछ दूसरे जानवर है, वो तो आगे जाके गंदा कर देंगे उसको, तो फिर आप जाओगे नहीं, कभी भी आपका मन ही नहीं करेगा जाने का, है ना। दे हैव टू मेंटेन, तो उसके लिए आपसे एंट्री फीस लेते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वो कहलाती है एंट्रेंस फीस, ठीक है। नॉर्मली टू बी कलेक्टेड, ठीक है, बाय द अथॉरिटी लाइक जू, ठीक है, पार्क, ऑडिटोरियम। समझ गई? अब जैसे कोई ऑडिटोरियम है, उसमें मान लो कोई रामलीला हो रही है ना, उसमें कोई कृष्ण लीला हो रही है, उसमें कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, समझ गए? तो वो आपसे एक फीस लेते हैं, टिकट लेते हैं, टिकट के पैसे के भी 100 रुपए टिकट के पैसे हैं, 200 रुपए टिकट के पैसे हैं। तो वो पैसे क्या है? एंट्री फीस है। समझ में आ गया? टू वॉच देयर शोज, है ना। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है बात? तो ये समझ आना चाहिए कि प्रैक्टिकली क्या होता है इनका ना, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, समझिए लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है अब क्या होता है कि कई बार यही संस्थाएं होती हैं, कौन सी? स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, या दूसरी सफाई संस्था, वो अपने मेंबर बनाती है ना। तो वो कहते हैं कि भाई, कुछ मेंबर कहते हैं कि यार ये ना हमारे बस का ना तो ध्यान में रखना है, हर महीने, हर साल, हर क्वार्टर में तुम ना पूरी जिंदगी भर के एक बार लेके हमारी जान छोड़ो, ठीक है, और एक कार्ड बना दो लाइफ मेंबर, बस। तो इसका मतलब हमारी जो संस्था है, स्पोर्ट्स क्लब है
या सोशल वेलफेयर है, उसके पास जो ये पैसा, ये हर मेंबर तो देता नहीं है। देखो ये कुछ सिलेक्टेड मेंबर ही होते हैं, धनवान लोग, कि भैया वो कहते हैं यार हमारे पास इतना 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 टाइम है, तुम तो एक दिन ध्यान नहीं रहेगा तो अगले दिन तो एंट्री करना बंद कर दोगे, तो हम क्या घर वापिस जाएंगे, राइट। तो कहते हैं यार हमारे से तो एक बार पैसा लेके हमारी जान छोड़ो। तो ये पैसा जो लाइफ में एक बार हमारे पास आता है तो नॉन रेकरिंग नेचर का है ना। तो ये संस्थाएं इस पैसे को, अगर ध्यान से सुनो, ये आता ज्यादा अमाउंट में है ना, अगर ये पैसा हम करंट ईयर की इनकम में ले लें तो उस साल की इनकम तो बहुत बढ़ जाएगी, जबकि इसका फायदा तो मैं लंबे समय तक उठाऊंगा, है ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे इसको करंट ईयर की इनकम नहीं मानना चाहिए, मुझे इसको उस साल की इनकम नहीं मानना चाहिए जिस साल रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि इसका फायदा 1 2 3 साल मैं नहीं उठाऊंगा उस पैसे का, उस पैसे का तो मैं फायदा पूरी जब तक इसकी सोसाइटी की लाइफ है तब तक उठाऊंगा, है ना। तो ये हमारी एक तरह से इस सोसाइटी की लायबिलिटी बन गई, है ना, इस सोसाइटी की लायबिलिटी बन गई, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, राइट भाई। तो ये हमारा कैपिटल नेचर का है, तो ये हमारा कैपिटल नेचर का है, ठीक है। नॉन रेकरिंग नेचर है, नॉन रेकरिंग नेचर है, राइट। वन टाइम रिसिप्ट होता है ना, वन टाइम रिसिप्ट होता है, राइट, बार बार रिसिप्ट नहीं होता। तो इसको हम कहां दिखाते हैं, टू बी शोन एज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ये एंडोर्समेंट फंड। ये क्या होता है, ये फंड हमारे पास जो प्राप्तियां आती हैं, जो रिसिप्ट होती हैं मेंबर से, ठीक है। अब जरूरी है मेंबर से आए, ठीक है, कोई बाहर वाला भी दे जाता है, तो ये फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती हैं, हाँ, ताकि ये हमारी किसके लिए होती हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती हैं, राइट। जैसे मान लो स्कूल है, कॉलेज है, अब उसके पास किसी ने पैसे दिए कि भाई ये पैसा ले लो, या वो बच्चों से पैसे लेते हैं एडमिशन के टाइम पर कि भैया हर बच्चे से एडमिशन के टाइम पर 5,000 रुपए, 11,000 रुपए, 21,000 रुपए बिल्डिंग फंड के नाम से लिए जाएंगे। तो वो पैसा किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, बिल्डिंग को बनाने के लिए, बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, तो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया, तो उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट फंड। जो पैसा संस्था में किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए लिया जाए उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट फंड। तो ये भी एक बार आता है ना, और ये भी हमारा कैपिटलाइज होता है, ये भी कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, राइट भाई। ये भी होता है, हाँ जी, टू बी कैपिटलाइज, ठीक है, सेम कहां पर, लायबिलिटी साइड में, ठीक है, क्यों, ठीक है, इट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी विशेष पर्पस के लिए होता है, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए तो बिल्डिंग फंड हो गया, है ना, फॉर द मतलब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कह सकते हो अमाउंट रिसीव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग फंड में हो गया। बिल्डिंग फंड का नाम मतलब एंडोर्समेंट फंड, राइट भाई। ठीक है, चलो नॉर्मली ये हैवी अमाउंट होगा। दो चीजें एक बार और आती हैं, अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट आया, ठीक है, या एक हैवी अमाउंट आया, ध्यान से सुन,
ठीक है, स्मॉल अमाउंट आया जनरल पर्पस के लिए, या स्पेसिफिक पर्पस के लिए? हैवी अमाउंट आया किसके लिए? जनरल पर्पस के लिए, या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए? कहां दिखाओगे? समझ गए? आप बताओ जरा सोच समझ के। छोटा अमाउंट आया है और बड़ा अमाउंट आया है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो एक मंदिर है, उसमें एक संस्था है ना? उसमें लोग दर्शन करने आते हैं, तो दान पेटी में पैसे डाल जाते हैं, छोटा अमाउंट हुआ, है ना, ठीक है। और कुछ हैवी अमाउंट देके जाते हैं, राइट भाई। तो अगर छोटा अमाउंट आता है जनरल पर्पस के लिए तो क्या करना है, स्पेशल पर्पस के लिए तो क्या करना है, हैवी अमाउंट आता है जनरल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए तो क्या करना है? सोच के बताओ जरा। चलो ठीक है, एक आंसर आया, स्मॉल अमाउंट जनरल पर्पस के लिए कहां जाएगा? रेवेन्यू में, कैपिटल में। हाँ, कहां पर? नहीं ना, नहीं, अब तो डाइवर्ट ही हो गए, समझो ना। ऐसे इसको छोड़ देते हैं फिर, अभी आपका कॉन्सेप्ट हिल गया। एंडोजमेंट फंड, एक मिनट पहले इनका ये कहीं और चले गए। अगर कोई भी फंड स्पेशल पर्पस के लिए आता है तो उसी के लिए खर्च होगा, ठीक है, और वो एक बार आता है, ठीक है, तो वो कैपिटलाइज। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब बताओ यहां पर दोनों रिवेन्यू नेचर का। ये ना एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, कभी आप मंदिर गए हो, ठीक है, बड़े मंदिरों में, है ना, क्या होता है हैं, हाँ, जैसे अक्षरधाम हो गया, मतलब बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं, ठीक है, हाँ, उसमें उनमें क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अब मंदिर भी देखो, ठीक है, अब श्रद्धा भावना तो सबकी होती है, पर मंदिर भी तो मेंटेन पैसे से ही होगा ना, है ना, वहां भी साफ सफाई, वहां भी मेंटेनेंस, वहां पर भी पैसा तो चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। उसकी रख रखाव है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी वाइट वॉश का खर्चा है, वहां पर जो पुजारी हैं उसकी सैलरी है, धूप बत्ती, इन सब का खर्चा है, फिर बिल्डिंग बनाते रहते हैं, इन सब का खर्चा आता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पर हम ये कहते हैं, जैसे सपोज भगवान जी की मूर्ति है, ठीक है, राइट, यहां पर जनरल पब्लिक खड़ी होती है बहुत दूर तक, ठीक है, ये जनरल पब्लिक। यहां पर मंदिर के आगे बिल्कुल फ्रंट पर वो क्या करते हैं पंडित जी, जो बड़े बड़े दान करता होते हैं उनको खड़ा कर देते हैं, यही तो होता है ना, वीआईपी कह सकते हैं आप उनको। वीआईपी क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। अब मान लो पंडित जी ने आरती वारती कर ली, प्रसाद वर्साद इनको दे दिया, तो ये लोग जो वीआईपी होते हैं, है ना, इसने 1 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, ध्यान तो सुनना, कि भाई पंडित जी ये मेरी तरफ से है, अब मुझे लग रहा है कि मंदिर के स्लैब कास्टिंग होगी, स्लैब कास्टिंग समझते हो, लेंटर डलेगा, छत डलेगी, है ना, तो उसके लिए ये 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए रखो, समझ गए, हैवी अमाउंट है, किसके लिए है? लेंटर डालने के लिए। इसने भाई ने, अच्छा उसने 1 करोड़ रुपए दिए, पंडित जी लो 5 करोड़ रुपए, ठीक है, ये किसके लिए? आप, मुझे लग रहा है कि भगवान जी की मूर्ति सिंपल है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, अरे वाह, सोने की बना दो इसको, ठीक है, चलो, इसने 6 करोड़ रुपए दे दिए, और इसने कहा नहीं पंडित जी, जहां समझ में आए वहां इसको इस्तेमाल कर लेना, समझ गए, ठीक है, मैं कोई पर्पस नहीं बता रहा आपका, राइट।
तो अब ध्यान से देखो, जो ये हैवी अमाउंट आया हमारे पास, ठीक है, जो ये हैवी अमाउंट आया, ये भले ही किसी पर्पस के लिए आया हो, भाई, या जनरल के लिए आया हो, क्या ये बार बार आएगा? इसको मैं करंट ईयर की इनकम नहीं बना सकता, है ना। तो चाहे तो वो स्पेशल नाम ले दे या एक नाम ना ले, ठीक है, इसको हमेशा क्या करोगे आप? कैपिटलाइज। इसको मैं अलग से रख लूंगा, इट शुड बी ऑलवेज कैपिटलाइज, इट शुड बी ऑलवेज कैपिटलाइज। समझ में आ गई? तो हैवी अमाउंट है तो इसका मतलब कोई भी पर्पज हो, दैट शुड बी कैपिटलाइज, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो यहां लोग खड़े हुए थे, अब जब ये सब चले गए तो जगह खाली हो गई। अब ये जब सब आगे आए, है ना, तो किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 51 दिए, किसी ने 101 रुपए दिए, किसी ने 25 रुपए दिए, यही तो 11 रुपए चढ़ा रहा है। तो क्या 51 रुपए, 100 रुपए, 25 रुपए, 501 रुपए, 1100 रुपए, ये कहेंगे पंडित जी को कि पंडित जी ये 25 रुपए रखो, लेंटर में डाल देना, है या नहीं है? नहीं ना, तो पंडित जी लेंगे, क्या कहेंगे, भाई साहब बराबर में ना पेटी रखी हुई है, उसमें डाल दो। तो उसमें मैं लिख के तो नहीं डालूंगा, समझ के बाद में। तो इसका मतलब अगर स्मॉल अमाउंट आता है, ठीक है, दैट नॉट मीन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो अंडरस्टूड है, वो आएगा ही किसके लिए? वो आएगा ही किसके लिए? जनरल पब्लिक। तो वो ये होगा ही नहीं ना, मतलब स्मॉल अमाउंट वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब ये लॉजिकल है ना। कोई भी, मान लो स्पोर्ट्स क्लब है, तो मैं वहां जाके 101 रुपए की पर्ची कटवा रहा हूं, नहीं कि भाई ये एक पैसे रखो, ये जो आपका बैडमिंटन का कोर्ट है ना, ये बदल देना इस पैसे से। तो वो लेने वाले कहेगा भाई ये अपने पास ही रख ले, इससे ना बदला जा रहा कोर्ट, नहीं। तो मुझे ये कहना पड़ेगा ना कि यार जहां तुम्हें समझ आए वहां इस्तेमाल कर लेना। तो वो तो फिर साफ सफाई के या सैलरी में या मतलब डे टू डे के खर्चों में ही काम आएगा, समझ के। तो कहने का मतलब क्या है? स्मॉल अमाउंट वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये होगा ही हमेशा किसके लिए? जनरल। तो ये कहां जाएगा हमेशा? ऑलवेज, हाँ, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, हाँ जी, रिसीव्ड हो रहा है इनकम साइड में। समझ में आ गई? क्लियर है पार्ट? हो गया? नोट कर लिया? चले, कोई नहीं, कोई आराम से नोट कर, हाँ ऊपर करो। हो गया? हो गया? हो गया? अच्छा, दूसरा होता है अगर हम कोई एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है, हैं? हाँ कह सकते हो भंडारा, कोई एक्टिविटी डन। नहीं, अब ये संस्थाएं कोई भी एक्टिविटी कराते हैं, भंडारा जैसे उन्होंने कहा, ठीक है, या क्रिकेट क्लब है तो मैच करवाते हैं स्पेशल,
है ना, कि भी दो टीमों के बीच में मैच करवाया। तो कोई भी अगर हम एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो हमारे पास पैसा आता है, मान लो हमने कोई मैच करवाया तो हमने, हाँ, कोई भी हमने टिकट रख दी, तो पैसा जो आया टिकट से, राइट भाई, वो हमारी रेवेन्यू है। और उस मैच को कंडक्ट करने में जो खर्चा होगा वो भी रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। पर यहां प्रेजेंटेशन के लिए ये बात आ रही है कि उस एक्टिविटी से रिलेटेड रेवेन्यू, उस एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा, नेट अमाउंट आपको दिखाना है, अलग अलग नहीं दिखाना, समझ गए। मान लो मैच करवाया मैंने, मान लो मैंने एक ऑडिटोरियम बुक करा और उसमें रामलीला करवाई, ठीक है, राइट। तो रामलीला से जो पैसे आए मेरे पास, टिकट रखी ना, लोगों को बोला कि आप आओ और ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है आके देखो, या कोई मोटिवेशनल लेक्चर रखा लोगों के लिए, है ना। तो टिकट रखी, टिकट रखने से जो मेरे पास कलेक्शन आई, है ना, और फिर मैंने जितने भी मेरे कलाकार थे उनको पेमेंट करी, है ना, लाइट पंखा बत्ती ऑडिटोरियम का खर्चा। तो जो पैसे बचे मेरे वो नेट अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, समझा कि अलग अलग नहीं दिखाओगे उनको, क्या कहेंगे हम, ठीक है। इफ एनी एक्टिविटी लाइक, ठीक है, ऑर्गेनाइज मैच, ठीक है, मोटिवेशनल लेक्चर, एटसेट्रा, कोई भी आपने ऐसी एक्टिविटी कराई, ठीक है, देन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट, फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट माइनस अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन सच एक्टिविटी। तो ये कहलाएगा आपका नेट अमाउंट। हाँ, रिसिप्ट ज्यादा है तो इनकम साइड में, और अगर खर्चे ज्यादा हैं तो एक्सपेंडिचर। ये ध्यान रखना, इसको हम ऐसे नहीं दिखा सकते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि सर ये हम क्रेडिट साइड में दिखा दें इनकम में और ये मैं खर्चों में दिखा दूं। फर्क तो इंपैक्ट तो वही आएगा, इंपैक्ट आएगा, पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। मुझे ये नहीं पता लगेगा इस एक्टिविटी को मैं दोबारा करूं नहीं करूं। समझना बात को, ये क्यों ऐसा पर्पस है भाई। मान लो मैंने टिकट बेचकर 2 लाख रुपए कलेक्ट करे सपोज, है ना, और मैंने ऑडिटोरियम का खर्चा, अपने कलाकारों की फीस, ठीक है, जो भी मैंने खर्चा किया, रिफ्रेशमेंट बांटी, तो और उसमें तो 3,50,000 का खर्चा आया, तो मुझे तो 1.5 लाख की डेफिसिट आ गई, समझ गए। तो ये जो 1.5 लाख की डेफिसिट दिखाओगे डेबिट में, जब मैं देखूंगा ओह आपने जो ये एक्टिविटी करी थी ना, मोटिवेशन लेक्चर, दोबारा मत कर देना, डोनेशन नहीं आएगी, ठीक है। मीटिंग में डिसाइड हो, नहीं नहीं ये बहुत जरूरी है। अच्छा जरूरी है, पर भाई साहब 1.5 लाख का खर्चा, लॉस भी तो जरूरी नहीं है ना। तो फिर डिसीजन होगा, अच्छा फिर एक काम करते हैं, टिकट के पैसे बढ़ा देते हैं, या कुछ ऐसे फालतू के खर्चे होंगे उसको मत करो। तो मतलब यू हैव टू टेक द डिसीजन व्हेन यू शो लाइक दिस। समझ के बात भी क्लियर है पार्ट। और अगर ये मान लो सरप्लस बहुत ज्यादा आ जाए, है ना, तो भी नहीं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, नॉन प्रॉफिट। ध्यान से मतलब मैं क्यों पर्पस, मतलब द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग लाइक दिस क्या है। अगर ये सरप्लस आ गया, मान लो 10 लाख रुपए की टिकट बिकी और खर्चा मेरा हुआ मात्र 1 लाख रुपए का, हाँ, तो क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कमाना नहीं है भाई, नहीं, हमारा पर्पस क्या है, जस्ट टू प्रोवाइड द सर्विसेज। तो फिर टिकट के पैसे कम कर दो, है ना। या फिर आपने कुछ खर्चे जो जरूरत है वो नहीं करे, रिफ्रेशमेंट नहीं बांटी, या फिर आपने कलाकारों को बहुत कम पैसे दिए भाई, तो वो कलाकार दोबारा नहीं आएंगे फिर आपके पास, तभी तो इतनी टिकट के पैसे रखे गए थे, है ना। मतलब इस तरीके का डिसीजन तब आएगा। अब सोचो ये तो चला जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू साइड में, और ये डेबिट साइड में, तो पता ही नहीं चलेगा ना उस एक्टिविटी से कितना क्या लाभ हानि हुई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये जरूरी है बहुत, ओके, ये नोट कर लो जल्दी।
अब आते हैं, हो गया, नोट कर लिया, हो गया, चलूं, चलो मेन मुद्दे पर आ गए अब हम ना, सब्सक्रिप्शन। ये ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम करंट ईयर, ध्यान दो सुना वर्ड्स को, जिस साल का बना रहे हैं, करंट ईयर बोल दिया, उस साल की इनकम, उस साल के खर्चे दिखाते हैं, भले ही वो खर्चे करे हो या ना करे हो, भले ही वो इनकम आई हो या नहीं आई हो, उस साल की है तो उस साल दिखानी है, एक्रूअल बेसिस पर, राइट। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब ये तो डिसाइड हो गया रेवेन्यू नेचर के, है ना, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, विच रिलेट्स टू करंट ईयर, जो करंट ईयर से संबंधित है, ठीक है। भले ही वो करंट ईयर में आए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो भी उससे अच्छी बात है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिसिप्ट इन करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में प्राप्त हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, पर करंट ईयर से संबंधित है तो आएंगी, समझ में आ गई बात, आनी तो है, ड्यू तो हो गई, नहीं यहां नहीं, अक्रूवल बेसिस में नहीं दिखा सकता, वो तो हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, हाँ, पर ये मना नहीं करता ना, ये कि तो आना ही आना है, पर यहां प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करना ना, मैं यहां एक्रूवल कॉन्सेप्ट को देख रहा हूं कि जो मेरा मेंबर बन गया, ठीक है, 100 मेंबर बन गए, ऐसा थोड़ा ना होगा कि 100 के 100 मेंबर मेरे को पैसे नहीं देंगे और मतलब अगले साल देंगे, नहीं, एक या दो नहीं देगा, 3 4 5 नहीं देंगे तो वो अगले साल दे देंगे, नहीं तो मेंबरशिप कैंसिल कर दूंगा मैं उनकी, राइट। तो वो इनकम जिस साल, अब अच्छा मैं अभी रुको, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक मिनट रुको, एक लाइन लिख लूं मैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये बनेगा कि उस साल, ये बनेगा उस साल करंट ईयर में जो भी पैसा आया है, चाहे वो पिछले साल का है, चाहे वो उस साल का है, चाहे वो अगले साल का है, वो सारा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, सारी, ठीक है, वट एवर, ध्यान रखना, वट एवर वी रिसीव, whatever we received, whatever we paid in current year, ठीक है, जो भी मैंने खर्चा किया है, जो भी मैंने प्राप्तियां की हैं करंट ईयर में, ठीक है, वो सारी आएंगी, वो कब की हैं, मुझे इससे कोई लेना देना, बस, नहीं 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 नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां तो चाहे कोई भी नेचर की हो, रिवेन्यू नेचर की तो यहां आएंगी, इसमें तो सारी आएंगी, रिवेन्यू और कैपिटल, इसमें से रिवेन्यू नेचर की यहां जाएंगी, कैपिटल नेचर की बैलेंस शीट में। आप सुनो ना, एक मिनट, ये मेरा रूम है, आ जाओ भी सारे, आ जाओ पहले इकट्ठे हो जाओ, ठीक है, इस रूम में सारे इकट्ठे हो गए, है ना, ठीक है, बॉयज को यहां भेज दिया, गर्ल्स को वहां भेज दिया, ऐसी बात है, समझ में आ गई।
कहने का मतलब क्या है, यहां सारे रिवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर के, रिवेन्यू नेचर के यहां भेज दिए, कैपिटल नेचर के बैलेंस शीट में, ये मतलब। ठीक है, तो यहां पर अभी मैं क्या कह रहा हूं, जो भी प्राप्तियां, जो भी मेरे पास पैसा आया या खर्च किया करंट ईयर में, कब का था मुझे नहीं मतलब, इससे मुझे नहीं मतलब, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर। मतलब चाहे पिछले साल का था, चाहे करंट ईयर का, चाहे अगले साल का। ठीक है, चाहे तो वो लास्ट ईयर का, चाहे वो करंट ईयर का, और चाहे वो नेक्स्ट, सब दिखाना है मुझे, सब दिखाना है। समझ आ गई? नोट, फिर आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, कोई ना बेटा, समझ आ रहा है? ऑनलाइन कोई ना, आवाज आ रही है? हो गया? एक काम और भी हो सकता है, अगर आपको नोट करने में दिक्कत होती है तो मैं इसका प्रिंट आउट क्लास के बाद तुम्हें दे दिया करूंगा, है ना? नहीं, वो तो प्रिंट आउट तो यहाँ पे वहां तो कराऊंगा ही यार, मतलब प्रिंट आउट दे दूंगा ना। ठीक है, सही है, चलो आगे। अब आपका क्वेश्चन बोलो, प्रूडेंस कंसेप्ट। ठीक है, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रोफेशनल कोर्स में ना एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ो, समझ गए? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा, अब वो आपने वर्ड्स बोलो जरा दोबारा, बस। फ्यूचर नहीं, ये लाइन है ही नहीं। हाँ, एक ही बात नहीं है ना, यही तो समझने की बात है। नहीं नहीं, समझो ना प्लीज, आप थोड़ा डेप्थ में जाओ बेटा। ऑल फ्यूचर लॉसेस, ठीक है, शुड बी कंसिडर्ड नाउ, शुड बी कंसिडर्ड नाउ। ठीक है, बट डू नॉट कंसिडर फ्यूचर इनकम। ये हमारा कॉन्सेप्ट। क्यों? वो कहता है फ्यूचर में होने वाली हानियां हैं, यानी बैड डेट्स है, मुझे पता है कि यार कस्टमर पैसा नहीं देगा, तो आज प्रोविजन बना लो, तो क्या होगा बी, आप एक तरह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आ जाओगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस समझते हो? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना? कि आप सावधानी पूर्वक काम करोगे। आपको लग रहा है कि यार बारिश आने वाली है, छाता ले जाओगे, ये इसका सेंस वो है। आपको लग रहा है कि यार बादल आ रहे हैं, तो आप अम्ब्रेला ले जाओ, समझ गए? क्लियर है बात? ये वो कहना चाह रहा है। अब दूसरी बात आ रही है खर्चे की, ध्यान से सुनो। ठीक है, खर्चों के लिए नहीं कह रही है, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 अप्रैल
2024, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा कौन सा है, करंट ईयर। ठीक है, राइट, ठीक है। इस साल मुझे ये एक मिनट, पिछला साल, ठीक है, और ये अगला साल, ठीक है, 2000, ये हो गया 1 अप्रैल 2025, और फिर हो गया 2026, ठीक है, ये हो गया 1 अप्रैल 2022, ये लास्ट ईयर, ये करंट ईयर, और ये नेक्स्ट ईयर। अब जरा सुनो, मेरे पास सब्सक्रिप्शन, मान लेते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है, रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, इन करंट ईयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल मिलाकर 5 लाख रुपए। कितना रिसीव्ड हुआ है, 5 लाख अपने मेंबर से, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कुछ मेंबर थे, ठीक है, 10 मेंबर थे, 5 मेंबर थे, उनसे 20,000 रुपए आने थे, ठीक है, तो इस दिन तक नहीं आए, 20,000 रुपए नहीं आए। समझ के बात, बहुत ध्यान से सुनना, 20,000 रुपए का अमाउंट नहीं आया, राइट। इन्होंने वो सब्सक्रिप्शन, मैंने अगले साल फिर उनको नोटिस भेजा, रिमाइंडर भेजा, भाई पैसे दे दो, नहीं तो आपकी मेंबरशिप मैं कैंसिल कर दूंगा, फिर आप हमारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाओगे, ठीक है। इन्होंने इस साल के लास्ट में जाकर वो पेमेंट कर दी, समझ गए। तो क्या मेरी वो इनकम इस साल मानी जाएगी, नहीं, जिस साल की है, भले वो आए या ना आए, वो तो इस साल की मानी जाएगी ना, ठीक है। अब क्योंकि ये मैचिंग कंसेप्ट है, क्योंकि हमारा ये मैचिंग, तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख रुपए में, उसको बताओ 5 लाख रुपए में तो शामिल नहीं है ना, क्योंकि 5 लाख रुपए क्या है, रिसीव्ड है, और ये भी आने हैं, है ना। तो मुझे इस साल की इनकम दिखाने है, करंट ईयर की, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 20,000 रुपए को 5 लाख रुपए में, बोलो आप बोलो, हैं, ऐड करना पड़ेगा ना, 5 लाख रुपए में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, पर है इस साल की, तो मुझे तो इस साल की इनकम दिखानी है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। और क्या लिखूंगा मैं इसको, आउटस्टैंडिंग लेना है मुझे, ड्यू सब्सक्रिप्शन, कब है ये, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ करंट ईयर। बोलो ये बात समझ आ गई, बोलो भी, क्लियर। इस साल के अंत में जो इस साल का पैसा है वो इस साल की इनकम का पार्ट बनेगा, ना कि जब प्राप्ति होगी, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट का आधार है मेरा, समझ में आ गई बात। अच्छा, सेम ध्यान से सुनो, अच्छा एक मिनट, ये 20,000 रुपए कब प्राप्त हुए, अगले साल, है ना, तो इस साल की इनकम में जोड़ दिया, तो अगले साल रिसिप्ट में आ जाएगा 20,000, तो क्या अगले साल की इनकम मानी जाएगी ये, तो अगर अगले साल रिसिप्ट में आ जाएगा तो क्या करोगे, माइनस, है ना। आप देखो, लास्ट ईयर मैंने 15,000 रुपए लेने थे, कितने पैसे लेने थे, 15,000, मैंने इनको नोटिस भेजा, रिमाइंडर भेजा, भाई साहब पैसे दे दो, नहीं तो मैं आपकी सुविधाओं को कैंसिल कर दूंगा, तो इन्होंने 15,000 मुझे इस साल दे दिए, यानी 5 लाख रुपए में रिसिप्ट हो गए, क्योंकि तो टोटल रिसिप्ट है। मुझे फाइनली चाहिए 5 लाख रुपए में कितना अमाउंट इस साल का है वो दिखाना है, भले आया हो या नहीं आया हो। तो 5 लाख रुपए में 15,000 कब का आया है, पिछले साल का, तो पिछले साल दिखा दिया होगा ना, जैसे 20,000 रुपए इस साल दिखा दिया, तो ये जब नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड हुआ होगा तो नेक्स्ट ईयर में से हटा दूंगा, क्योंकि एक ही बार तो दिखाऊंगा एक अमाउंट, समझ आ रहा है, बोलो। तो ये 15,000 क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। क्यों माइनस करोगे, क्योंकि पिछले साल का है, तो भाई जो जिस साल का है उस साल दिखाओगे, ठीक है। तो क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट 15,000। समझ आ गए? दोबारा, जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, ठीक है, और करंट ईयर में अभी प्राप्त नहीं हुआ, तो मुझे करंट ईयर की इनकम में दिखाना है। अब दिखाना है क्योंकि करंट ईयर का है, तो रिसीव्ड में नहीं आया, आउटस्टैंडिंग है तो रिसीव्ड में कैसे आ जाएगा, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ये अगले साल या अगले साल या अगले साल रिसीव्ड होगा, तो उस साल की इनकम में नहीं दिखाऊंगा ना, क्योंकि इस साल की इनकम में दिखा दिया। तो ऐसे ही अगर कोई पिछले सालों का प्राप्त हो रहा है मुझे, तो वो तब दिखा दिया होगा, तो मुझे अब नहीं दिखाना है, राइट? तो माइनस कर दो, मतलब क्लियर है बात? तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ोगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस। बिल्कुल क्लियर है? आगे चलो, पक्का? चलो, अब मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार बार बार परेशान करते हो, तुम ना एक काम करो, अगले साल का भी एडवांस ले लो, मैं तो अगले साल बाहर जा रहा हूं। ठीक है, तो मान लो 5 लाख रुपए जो आए, इसमें यहां पर एट द एंड अगले साल के एडवांस आ गए। ठीक है, अगले साल के क्या आ गए मेरे पास? एडवांस आ गए 50,000। कुछ मेंबर थे, एक या दो, जिन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर हम यहाँ इंडिया में नहीं है, फिर आप बाद में कैंसिल ना कर दो, तो भैया अभी हम एडवांस दे जाते हैं, है ना? तो इस साल यानी करंट ईयर में रिसीव्ड हो गए, पर वो हैं कब के? तो नेक्स्ट ईयर की इनकम में आने चाहिए ना, राइट? तो रिसीव्ड में आके बैठ गए, क्या कहेंगे? भाई तुम यहां से हटो, तुम अगले साल के हो। ठीक है, जिस साल की इनकम रिलेट होती है मुझे उस साल दिखाना है, तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? लेस क्या? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर। बोलो, समझ आ गई बात? राइट? ये कब के हैं? 50,000 रुपए अगले साल के जो आज आ गए, है ना? अब अगले साल के हैं तो अगले साल जुड़ेंगे ना, अगले साल तो ऐड होंगे, क्योंकि अगले साल से रिलेट करते हैं। अब ऐसे ही इस साल के शुरू में, इस साल के शुरू में कुछ लोगों ने मुझे एडवांस दे दिए थे इस साल के, यानी पिछले साल भी कुछ लोगों ने एडवांस दे दिए थे। ऐसे कुछ लोग पिछले साल भी बाहर जा रहे थे जो इस साल नहीं देते, है ना? तो उनके एडवांस थे मेरे पास 40,000, राइट? तो ये एडवांस कब आ गए थे मेरे पास? पिछले साल आ गए थे, है ना? तो पिछले साल तो मैंने माइनस कर दिए होंगे, क्योंकि ये इस साल के हैं। तो इस साल के हैं तो मुझे क्या करना है इस बार? ऐड करना है। एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। कितने? हाँ, 40,000 क्यों ऐड करोगे आप? लास्ट ईयर इस साल के आ गए थे, तो हैं तो वो इस साल के, तो इस साल के रिसिप्ट में नहीं आए, कि इस साल की इनकम है तो इस साल में ऐड होनी चाहिए, राइट? क्या करोगे आप? एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट। तो ये जो अमाउंट फाइनली आएगा मेरे पास, ठीक है, ये जाएगा अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 5 लाख में 20,000 जोड़ोगे और 40,000 जोड़ोगे, यानी 5,60,000। 5,60,000 में से 50,000 माइनस करो, ये 495 आ जाएंगे, है ना? बोलो, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड मुझे जोड़ने हैं, एट द बिगिनिंग माइनस करने हैं। एडवांस एट द बिगिनिंग आपको क्या करना है? एडवांस एट द बिगिनिंग जोड़ना है, और एट द एंड, और क्यों वो समझो, ये इस फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा आपका। आपको सिर्फ ये समझना है कि सब्सक्रिप्शन
जिस साल से रिलेट करता है उस साल को दिखाना है, भले वो आया हो या ना आया हो। ये है मेन। क्लियर? नोट कर लो। हो गया? अगर वो ये पूछे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो इसी को याद रखना, इसी को ध्यान रखना, इसी को फॉलो करना। अगर हमें क्या बनाना हो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो देखो कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, पहले वो लिख लो, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में क्या आ जाएगा, बाई कैश या बैंक ड्यूरिंग द ईयर। समझ आ गई? यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो यहां आ जाएगा। ये बात समझ आ गई इतनी? अब सिंपल सा ऐसे फॉलो करो, जो ऐड करना है, ठीक है, वो इसी साइड, जो माइनस करना है वो क्रॉस, ठीक है। ऐड क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो वो आ जाएगा बाई, एट द एंड है, बाई बैलेंस सीडी, यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड। कितना था? 50, जो भी था, चलो जो भी आएगा, है ना, 20,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, पिच, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस क्यों होगा, नहीं नहीं, इसमें तो माइनस होगा, तो कॉन्सेप्ट एक ही चलेगा ना। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 20 ही था ना, 15 था, नहीं 20 था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग पिछले साल का है, पिछले साल का है ना, ठीक है। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर रिकॉर्ड हो गया होगा और इस बार रिसिप्ट में आ गया इसमें, तो माइनस करना है डेबिट में, टू बैलेंस बी। कितना था देखना, चलिए क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द बिगिनिंग, साल के शुरू में एडवांस आ गया, इस साल का है ना, तो इधर आ जाएगा बाई बैलेंस बी डी, क्या, एडवांस एट द बिग, कितना था, ऐसे ही एडवांस एट द एंड माइनस इधर टू बैलेंस बी डी, सॉरी क्लोजिंग है ना, टू बैलेंस, क्या लिखोगे, एडवांस एट द, कितना था देखना,
50,000। तो ये जो फाइनल अमाउंट बचेगा मेरे पास, राइट, ये जो फाइनल अमाउंट बचेगा बैलेंस, ये चला जाएगा ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट, समझ आ गई। चलो नोट कर लो। आज अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे सारे।